आइए आज हम लोग देखते हैं कि सम एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर्स इन लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं जिनको कि एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है ना। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देख लिया था एंजाइम क्या था, उसके प्रॉपर्टीज क्या थे, है ना। एंजाइम का जो एक्शन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लासेज में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सब एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में, ठीक ना। तो देखिए एंजाइम है, कुछ एंजाइम यहाँ पर लिख दिया गया है आपको, है ना। यहाँ पर क्या है कि एंजाइम कौन कौन सा होगा, ठीक है ना, और एंजाइम के सोर्स कौन कौन से, मतलब कहां से एंजाइम को प्राप्त किया गया और कौन कौन से एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिस पर कि एंजाइम एक्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी ये आपका कॉलम में दिया हुआ है, देखिएगा मिल जाएगा आपको। खैर ये सब किताब से आप नोट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको नोट करवा दिया इसलिए कि कभी कभी पूछ देता है ना, कि बोलेगा कि इन्वर्टेज जो हो कहां से प्राप्त होता है, तो ईस्ट से। इन्वर्टेज कहां पर एक्ट करता है, तो सुक्रोज पर एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा। तो देखते हैं यहाँ बारी बारी से। ये आपके एंजाइम्स हैं, कौन कौन एंजाइम है, एक इन्वर्टेज है, दूसरा जाइमेज है, तीसरा डियास्टेज है, चौथा माल्टेज है, पांचवा यूरिएज है और छठा पेप्सिन है, ठीक है। ये सब क्या है, एंजाइम्स है। इनके सोर्स कौन कौन सा है, इन्वर्टेज को कहता है कि ईस्ट से प्राप्त करते हैं। ईस्ट का मतलब होता है कवक, जिसको फंगाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ठीक ना। तो यह इन्वर्टेज को कहां से प्राप्त करेंगे, ईस्ट से प्राप्त करेंगे। कहां से प्राप्त करेंगे बाबू, ईस्ट से। और ये किस रिएक्शन में काम करता है, सुक्रोज यानी कि जो कैन शुगर है, जब सुक्रोज पर ये डालिएगा इन्वर्टेज को, तो सुक्रोज कहता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। और इस सबसे इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड बोलते हैं, ठीक ना। अब इससे छोटा ये नहीं टूटेगा, तो ये अपने बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी के अंदर, बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होता है, वो क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब, मतलब अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन उनका होता है। और ये जाकर के ब्लड में चल जाएगा और ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है और सेल को खाना मिलता है और हम लोग ग्रोथ करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा एंजाइम जाइमेज। जाइमेज को भी कहां से प्राप्त किया गया, ईस्ट से प्राप्त किया गया, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जो बॉडी में जो ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज पर एक्ट करके इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी कि यदि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज को पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला या ग्लूकोज के रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं जाइमेज। और इस जाइमेज को प्राप्त करते कहां से, ईस्ट से प्राप्त करते हैं। और ये ग्लूकोज को दो भागों में तोड़ता है, एक इथाइल अल्कोहल और दूसरा किसमें, CO2 में। तीसरा जो है डियास्टेज है, ये माल्ट से प्राप्त करते हैं। क्या होता है, माल्ट से प्राप्त करते हैं। ये क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या करता है, स्टार्च पे आता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च पे जब ये एक्ट करेगा तो क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा, ठीक है। ये फिर इसके बाद क्या है, एंजाइम है, नेक्स्ट एंजाइम है माल्टेज। माल्टेज भी कहां से प्राप्त करते हैं, ईस्ट से प्राप्त करते हैं। और ये माल्टोज पर एक्ट करके फिर से क्या बना देगा, ग्लूकोज। बॉडी में माल्टोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब खा सकते हैं लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वो सबसे, कोई बॉडी में सेल के द्वारा कोई भी चीज अगर एब्जॉर्ब होता है तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है, तब जाकर के। ऐसा नहीं कि रोटी खाया तो रोटी डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं। रोटी टूटेगा, उसका सबसे कार्बोहाइड्रेट है बहुत छोटा छोटा पार्ट, जैसे कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब माल्टोज, ये सब टूट जाएगा और तब हमारा सेल के द्वारा अपॉर्चुनिटी किया जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माल्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, ये सब आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक ना। पढ़ाया जाएगा आपको। बायोमोलिक्यूल एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक ना, वहां पढ़ेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद लास्ट एग्जाम एक और है, यूरिएज है। यूरिएज क्या बोलता है, सोयाबीन से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं, सोयाबीन से। सोयाबीन क्या एक प्लांट है ना। प्लांट क्या होता है, लिविंग बॉडी होता है। सोयाबीन से प्राप्त करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिया होता है उसके रिएक्शन पे काम करता है, यूरिया के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। क्या होता है कि यूरिया पर जब हम लोग डालेंगे यूरिएज को, तो यूरिया को तोड़ देता है अमोनिया में और प्लस इसमें CO2 में। क्लियर है।
और एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से प्राप्त होता है? स्टोमक से। क्या होता है? स्टोमक, है ना। और स्टोमक में से निकाल करके ये निकलता है और क्या करता है कि जब हम प्रोटीन को निकालते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी में जो पहुंचता है, जब डाइजेशन मतलब खाने के लिए लेते हैं, तो इस प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? छोटे छोटे भाग में, अमीनो एसिड में, है ना। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन और कुछ एंजाइम्स थे जिनका सोर्स याद रखिएगा जरूर, और बाकी रिएक्शन याद रखिएगा। कौन कौन इंपॉर्टेंट है? इन्वर्टेज इंपॉर्टेंट है, जाइमेज इंपॉर्टेंट है, डिएस्टेज इंपॉर्टेंट है और माल्टेज इंपॉर्टेंट है। ये 4 वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका आता है और इसको जरूर आप लोग क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर से 4 कौन कौन? इन्वर्टेज, जाइमेज, डिएस्टेज और माल्टेज। इनमें से 3 तो आपको याद ही होगा। इन्वर्टेज का सोर्स, डिएस्टेज का इन्वर्टेज का सोर्स, जाइमेज का सोर्स और माल्टेज का सोर्स क्या है? ईस्ट है। तीनों के केस में क्या है? ईस्ट से ही कहां से प्राप्त करते हैं? ईस्ट से प्राप्त करते हैं, याद रखना, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा सम इंपोर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कर लो। हो गया नोट। चलिए बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, देखेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है ना। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एंजाइम से रिलेटेड, है ना। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था। लिखेंगे हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एंजाइम। पहला होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है सबस्ट्रेट? क्या होता है सबस्ट्रेट? जो होता है वो रिएक्टेंट स्पेसीज होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिस पर कि एंजाइम काम करता है। जैसे अभी भी मैंने बोला कि जैसे यहाँ पर क्या बोला मैंने कि ये जाइमेज हमारा कोई एंजाइम है ना। और ये जाइमेज क्या होता है कि ये किस पर एक्ट होता है? अभी अभी मैंने बताया, स्टार्च पे क्या होता है? ऐड होता है। और ये क्या करता है? देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक, जैसे सिंपल में देखो यहाँ पर क्या था मेरा? पेप्सिन था, है ना। पेप्सिन क्या था आपको पता है? एक प्रकार का एंजाइम। ये क्या होता था कि प्रोटीन पे क्या होता था जाकर के करता था। तो प्रोटीन जब हम लोग लिए बॉडी में, है ना, और प्रोटीन पर ये एक्ट होगा तो बनता था क्या? अमीनो एसिड बन जाता था। तो ये जो प्रोटीन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। यानी कि एंजाइम जिस पर काम करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट स्पेसीज है जिस पर कि एंजाइम अपना काम करता है, ठीक है। तो लिख दो यहां पर इट इज द रिएक्टेंट स्पेसीज या मॉलिक्यूल, जो भी लिखना है, एट विच एंजाइम वर्क। एंजाइम क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा एक्टिव साइट। ये क्या होता है? इट इज फाउंड इन एंजाइम। ये कहां पाया जाएगा? एंजाइम में। ये क्या होता है? इट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है। देखो यहां पर फिगर के हिसाब से मैं दिखा देता हूं, यहीं पर बगल में। ये मान ले सपोज कि ये तेरे पास क्या है? एंजाइम हो गया,
कुछ भी स्टेप हो सकता है, ऐसे ही बना दिया, ठीक ना। ये आपका हो गया पूरा का पूरा इंजाइम, ठीक ना। और यहाँ पर जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है, इस तरह से कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ, ठीक ना। कुछ भी किसी तरह डायग्राम हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है, डिप्रेशन टाइप का देते हैं, इसी डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये एंजाइम में क्या होगा कि जैसे तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट को क्या करेगा एंजाइम, उसको पकड़ लेगा। मतलब कि यहाँ पर आकर के, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बोलूं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है। तो ये क्या सबस्ट्रेट करेगा कि ये सबस्ट्रेट क्या करेगा कि इस एंजाइम में जाकर के फिट हो जाएगा और रिएक्शन क्या करेगा? प्रोसीड करेगा। तो एक्टिव साइट कहाँ प्रेजेंट होगा? एंजाइम में। क्लियर है? और क्या करता है एक्टिव साइट? एक्टिव साइट में जाकर के सबस्ट्रेट क्या होता है? बॉन्ड हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसको। लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कोफैक्टर। लिखेंगे, तीसरा लिखिएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर एक प्रकार का सबस्टांस होता है, केमिकल सबस्टांस होता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोफैक्टर होता है कि जब जैसे ही वो एंजाइम के साथ ऐड हो जाता है, एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, तो एंजाइम जो होता है वो फंक्शनल हो जाता है। आई ना, मतलब कह सकते हैं जैसे कैटलिस्ट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोमोटर होता था कि अगर कोई कैटलिस्ट है और उसकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या होता था कि प्रोमोटर उसके साथ इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो आदमी यानी जो कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में डरता था, उसको प्रमोट करने के लिए कोई दूसरा सबस्टांस आता था। जैसे मैंने देखा था अमोनिया सिंथेसिस के केस में, हैबर प्रोसेस में क्या होता था कि N2+3H2 मिलकर के जब अमोनिया बनता था तो वहां पर कैटलिस्ट आयरन हुआ करता था, है ना। अब उस आयरन को प्रमोट करने के लिए एक प्रमोटर था जिसको मोलिब्डेनम बोलते थे। ठीक उसी प्रकार कोफैक्टर भी है कि यदि ये कोफैक्टर अगर एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो एंजाइम क्या होता है? फंक्शनल नेचर का हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एंजाइम बहुत बढ़िया वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देख लीजिए यहां पर, इट इज अ केमिकल substances which are required for functional enzyme, required for, ऐसे कर दो, required for best function of enzyme, यानी एंजाइम अपना बेहतर से बेहतर काम करे उसके लिए कोफैक्टर का इस्तेमाल होता है ना। एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम होता है। क्लियर है? यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कोफैक्टर जो होता है दो प्रकार का होता है ना। देखो यहाँ पर कोफैक्टर जो होता है टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कौन कौन? एक लिखिएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना। क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोएंजाइम। क्या बोलते हैं इसको बाबू? कोएंजाइम बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, याद रखिएगा, ये टाइटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बॉन्डेड विथ एंजाइम होता है ना। एंजाइम के साथ क्या होता है? टाइटली बॉन्डेड होता है। ये एक्चुअली में इनऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है बाबा? इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। जैसे मेटल हो गया, मतलब कॉपर हो गया, है ना, आयरन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एटीसी, है ना, सोडियम हो गया, ये सब कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है। उसको तोड़ने के लिए, डिग्रेड करने के लिए क्या होता है? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। जबकि कोई एंजाइम जो होता है ये लूजली बॉन्डेड होता है। क्या होता है? लूजली बॉन्डेड विथ
इंजाइम होता है, ठीक ना। और ये जो होता है ऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक। कोई एंजाइम के एग्जांपल लिख लीजिएगा, FAD हो जाएगा, NAD हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब कोफैक्टर है। और ये कोफैक्टर क्या होता है कि एंजाइम के साथ जुड़ करके एंजाइम को मोर से मोर, ज्यादा से ज्यादा, बेस्ट से बेस्ट क्या करता है? उसको फंक्शन करता है। आई बात समझ में? जैसे कि कभी कभी आप देखते होइएगा कि हम लोग खाना खाते हैं और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बढ़िया से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर कब्जियत हो गया है, बहुत बढ़िया से अच्छे से मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो अलग से एक मेडिसिन देता है आपको, है ना। वो मेडिसिन क्या होता है भाई? वो आपको ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है ना। जैसे ही हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि इजिली डाइजेस्ट कर जाता है। तो वो जो मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? एक प्रकार का कोफैक्टर। वो जाता है, वो आपके एंजाइम के साथ जुड़ता है और एंजाइम के फंक्शनल को क्या करता है? प्रमोट कर देता है। आई बात समझ में? तो कोफैक्टर देख लिए, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्डेड होता है, जबकि आपका कोएंजाइम क्या होता है? लूजली बॉन्डेड होता है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक नेचर का होगा। FAD, NAD विटामिन होते हैं, ये मेटल होते हैं, मेटल आयन होते हैं, कॉपर आयन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर होता है निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और विटामिन होता है। तो ये सब FAD NAD का फुल फॉर्म मत जानिए, बस याद रखिए। वैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा इसका, चौथा पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखेगा। फोर्थ नंबर में पॉइंट बोलता है कि एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम क्या होता है? लिखिएगा, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, है ना। एपो एंजाइम का मतलब क्या होता है? वैसा एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या? एपो एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज है कि ये हमारे पास कोई एंजाइम है ना, क्या है? मेरा कोई एंजाइम है और यहां पर हमने क्या कर दिया? इसको हमने बोल दिया कोफैक्टर। क्या बोल दिया? कोफैक्टर बोल दिया। तो जब तो ये एंजाइम में कोफैक्टर नहीं है, तो जब कोफैक्टर नहीं होगा तो इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे एपो एंजाइम होता है। क्या होता है? एपो एंजाइम। ये कंप्लीटली क्या होता है? प्रोटीनियस होता है। क्या होता है? प्रोटीनियस। आप लोग पढ़े हैं ना कि एंजाइम किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब इसके साथ कोफैक्टर नहीं है। जब कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? एपो एंजाइम बोलेंगे। को का मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना कि को एजुकेशन, मतलब लड़का और लड़की साथ में, मतलब कि दो लोग साथ होगा। यहाँ पर को फैक्टर का मतलब होता है कि ये हमारा जो मटेरियल है वो किसके साथ होना चाहिए? एंजाइम के साथ होना चाहिए। तो कहता है कि अगर को फैक्टर एंजाइम के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो इस एंजाइम को ही क्या बोलते हैं? अपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, जो कैसा नेचर होगा? प्रोटीनस नेचर का होता है ना। और एक यहाँ पर लिखिएगा, पांचवा में लिख लीजिएगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम लिख लीजिएगा। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि एंजाइम विद क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। एंजाइम विद क्या हो जाएगा बाबा? कोफैक्टर हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होलो एंजाइम बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर मान लो कि एंजाइम दिया हुआ है ना, और एंजाइम देने के बाद
यहाँ पर लिखी है ना, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये आपके पास कोफैक्टर है। क्या है बाबा? कोफैक्टर है। अब ये कोफैक्टर इसके साथ अटैच है जब, यानी कि इस तरह का कंडीशन अगर बन गया है, इस तरीके से देखो यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो यहाँ पर इंजाइम भी है, कोफैक्टर भी है, इसमें दिखा दिया मैंने, यानी यहाँ पर ये क्या है, कोफैक्टर है। तो अब जाके इसको हम लोग बोलेंगे होलो इंजाइम। क्या बोलेंगे? होलो इंजाइम बोल सकते हैं ना, यानी लिख सकते हैं कि होलो इंजाइम का मतलब इंजाइम प्लस क्या, कोफैक्टर बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट बन गया। अब ये जो होता है फंक्शनल हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो साइड में कहीं करके, स्टार दे करके, है ना। इसके बाद कहना कि होलो इंजाइम का मतलब हो गया क्या, इंजाइम प्लस कितना बाबा, कोफैक्टर, ठीक है। चल, तो ये था आपको रिलेटेड कुछ बातें थी, है ना। छठा पॉइंट में लिखेंगे, जल्दी कीजिए। चलो 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। छठा पॉइंट में एक्चुअली में क्वेश्चन है ना। अब आप आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक ना। वैसे तो ये काम आप लोग का है, बट लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। लगेगा छठा पॉइंट, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंजाइम एंड कैटलिस्ट। इंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होगा, यहां पर इस तरह से लिख लेना, एक तरफ इंजाइम में लिख लेना, ऐसे लिखो, कैटलिस्ट कर दो एक तरफ, कैटलिस्ट, और दूसरे तरफ कर दीजिए इंजाइम, है ना। अब सबसे बड़ा दिक, ये जो होता है सिंपल इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, है ना। मेटल का आयन हो, नॉन मेटल का आयन हो, है ना, आयंस होता है। जबकि ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। देख चुके हैं हम लोग। दूसरा चीज क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। जबकि ये क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना। तीसरा चीज में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट जो होता है स्पेसिफिक होता है, मैंने बताया था रिक्वायर्ड प्रोटीन, लेकिन बहुत कम स्पेसिफिक होता है ना। लिखेंगे इट इज लेस स्पेसिफिक। जबकि ये क्या होता है, इट इज मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक। एक इंजाइम एक ही टाइप के रिएक्शन को क्या करेगा, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक ना। तो ये हमारा लेस स्पेसिफिक, और ये क्या हमारा मोर स्पेसिफिक। चौथा में लिखिएगा, इसको कैटलिस्ट को वर्क करने के लिए किसी टेम्परेचर का या किसी प्रेशर का, है ना, कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि हमने बताया था कि इंजाइम जो होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर पे क्या करता है, बढ़िया काम करता है। यानी कि ये प्रेशर से, टेम्परेचर से, कॉन्सेंट्रेशन से, पीएच से ये प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये हमारा टेम्परेचर से या बोलिए प्रेशर से या पीएच से प्रभावित नहीं हो सकता। मतलब कि इसके लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है। ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना अच्छा ये काम करेगा, उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे चौथा पॉइंट, इट नॉट रिक्वायर, ऐसे नॉट अफेक्टेड कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, है ना, पीएच, ईटीसी। देखेंगे पांचवा चौथा पहले यहाँ पर, इट इज, ऐसे लिखो, इट वर्क्स मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर
एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड पीएच, टेम्परेचर एंड पीएच है ना, कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत सारा चीज हो गया। अच्छा एक चीज इसमें ये कोई और लिख लीजिएगा, हालांकि नीचे दिखाई नहीं देगा, लिख लीजिएगा क्या पर कि कैटलिस्ट जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है और होमोजीनियस होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए भी, होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए भी। लेकिन एंजाइम जो होता है वो ऑलवेज किसके लिए होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए होता है। आई बात समझ में ना, मतलब कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एंजाइम का और सबस्ट्रेट का, यानी कि कैटलिस्ट का, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट, यहाँ पर भी वही बात होगी, क्या बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो फिजिकल स्टेट होगा कैसा होगा, सेम होगा। जैसे कि मान लो कि प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है या एक्वस फेज में आ जाता है, और एंजाइम का भी जो फेज होता है कैसा होता है, एक्वस फेज। ऐसा नहीं कि एंजाइम बॉडी के अंदर सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, वो भी एक्वस स्टेट में है। खाना खाते जैसे चावल खाना, भात खाते हैं, चाहे कुछ भी रोटी खाते हैं, तो माउथ में क्या करते हैं, उसको हम लोग कट करते हैं, चबाते हैं अच्छे से, तो क्या होता है, लार के द्वारा जो होता है, जो सलाइवा जो होता है उसके द्वारा मिल करके क्या होता है, सेमी सॉलिड बन जाता है, मतलब कि उसको बोल सकते हैं एक्वस फेज में आ जाता है। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम के केस में सेम होता है, जबकि यहाँ पर सेम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, उसका डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए भी वर्क करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, होमोजीनियस के लिए। तो आप यहां तक लिखिए, मैं ऊपर से मिटा करके लिख देता हूं, ठीक है ना, कीजिए इसको, देखो ज्यादा नहीं है, देखेंगे 5वां पॉइंट, it is used for both homogeneous and heterogeneous catalysis, ठीक है ना। होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या आपको पता है, और यहां पर भी लिख लीजिएगा हम लोग का 5वां पॉइंट में, it is act only for homo, या यूज कर दो कोई दिक्कत नहीं, यूज्ड ओनली फॉर होमोजीनियस फेजेज, मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर बगल में कर देता हूं, दैट इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो होगा बोथ आर इन सेम फिजिकल स्टेट, दैट इज कैसा, एक्वस फेज, यानी कि लिक्विड में ये काम करेगा। आई बात समझ में। तो चलिए डिफरेंसेज हो गया हम लोग का, कोई पूछेगा, पूछा नहीं है, सीबीएसई वगैरह में पूछ देता है थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन घुमा करके एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर है। दूसरा 6ठा 7वां पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका, मैंने 5वां 6ठा पॉइंट में ये कंप्लीट हो गया कि राइट द, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर देता हूं कि डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना। सिमिलरिटी लिखेंगे, राइट द, चलो लिखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट करके, हो गया था ना, सिमिलरिटीज बिटवीन लिखेंगे लिखेंगे 7वां पॉइंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 है, लिखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है बताओ।
सिमिलरिटीज यही है, पहला सिमिलरिटीज कि दोनों क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी के अंदर में हो चाहे वो लेबोरेटरी के अंदर में हो। क्लियर है? तो दोनों का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, दोनों क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता है, दोनों का काम है ना। दोनों क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, आपको स्लो कर देगा। तीसरा चीज बोल सकते हैं कि दोनों स्पेसिफिक नेचर का होता है, ये भले क्या होता है कि कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन बोथ आर क्या, स्पेसिफिक इन नेचर। खैर इसको आप नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखो तो यहाँ पर इस तरह कर दे कि बोथ इंजाइम एंड कैटलिस्ट catalyze the chemical reaction मतलब दोनों केमिकल, लैब में होने वाले केमिकल रिएक्शन और एक लिविंग बॉडी के अंदर में होने वाले बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन का, है ना। लिखेंगे बोथ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करता है कि दोनों का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करते हैं, वेरी लेस क्वांटिटी में। लिखेंगे बोथ आर यूज्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, दोनों का इस्तेमाल क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा सिमिलरिटीज में, दोनों क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करेगा। लिखेंगे बोथ are lowering the value of activation energy, दोनों क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है। बस अब ये सब उतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेस क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि बढ़ा देता है, दोनों इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, ये सभी बातें लिख सकते हैं, है ना। बस हो गया, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इन 4 पॉइंट, और ऐसा नहीं और भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा अपने नोटबुक में जो पढ़ाया गया उसमें से निकाल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज एनफ। तो यहाँ तक था एंजाइम है, और लास्ट टॉपिक बचा हुआ एंजाइम का कि एंजाइम काम कैसे करता है, तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दिएगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मिटा दें इसको, जल्दी कीजिए, लिखेंगे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरीके से काम करता है उसकी मैकेनिज्म को डील करेंगे। कहता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिशर। क्या नाम था उनका बाबू? फिशर, FISCHER। फिशर जो थे, इन्होंने क्या किया कि ताले चाबी वाला कंसेप्ट से, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के माध्यम से एंजाइम के एक्शन को, मैकेनिज्म एक्शन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहता है क्या कि जिस तरीके से, मान लो कि सपोज है कि जैसे मैंने मान लिया कि ये हमने ऐसे, देखो ताला, देखो ना, ताला जब बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए देखिए चाबी आप इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा कि जो चाबी का जो शेप होता है वो ताला के अंदर जब जाता है तो सेम टाइप का होता है। यानी कि चाबी जो हो गया आपका एंजाइम हो गया, और ताला जो हो गया क्या हो गया, वो सबस्ट्रेट हो गया, ठीक ना। तो होता क्या है कि दोनों एक दूसरे में फिट बैठता है ना। तो वही कहता है कि जिस तरीके से चाबी ताले में फिट हो जाता है और ताला खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम और यहाँ पर सबस्ट्रेट का भी वही हाल है। क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर सपोज दैट ये हमारा कोई एंजाइम है, ये वाला, और ये इसका सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, और हमने कह दिया क्या कि इस तरीके से जो है ये हमारे पास क्या है,
सबस्ट्रेट है ना, ये हो गया मेरा सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पर जाकर के यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्लियर है। और जैसे फिट हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, इस तरीके से, जो भी इस तरह से बनाया, तो मेरे को फिगर उतना अच्छे से बनाने नहीं आता है ना, इस तरीके से फिट हो गया है ना, इस तरह से फिट हो गया है ना। तो यहाँ पर फिट हो गया, और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स, और दूसरे को बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। अब यहां से क्या होगा कि ये आपका जो ये आपका क्या था, सबस्ट्रेट जो था वो किसमें चेंज कर जाएगा, रिएक्टेंट जो था किसमें चेंज कर जाएगा, इधर से प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा, और ये जो आपका है, ये जो हमारे पास इस तरह से ये हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो हमारे पास एंजाइम था वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से कि लॉक में फिट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो होता है एंजाइम जो होता है क्या करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फिट हो जाता है, ठीक है। लिख लेंगे इसको। देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, फिशर, ठीक ना। डायग्राम में नहीं बना पा रहा हूं अच्छे से, ठीक ना। आप डायग्राम एनसीईआरटी में देखना, एक चाबी होगा और एक एंजाइम टाइप का बनाकर दिखाया गया है, ठीक ना। लिख लो यहां पर, द मैकेनिज्म ऑफ enzyme action will be explained by lock and key hypothesis, याद रखिएगा, लिखेंगे the concept of key hypothesis was given by Fisher, क्या, फिशर, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या बोलता है, मिटा दें, लिखिएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस यहां से कर लीजिएगा, इन्वर्टेड का मध्य करके, कि द एंजाइम fit into the substrate molecule just like key fit into the lock। बस इस तरह से, यही इनका स्टेटमेंट था कि जिस तरह से एंजाइम फिट हो जाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, जस्ट लाइक की फिट द, है ना, लॉक, मतलब कि जैसे कि चाबी ताला में क्या होता है, फिट हो जाता है। बस इसको याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि द इन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम action completed under two steps। कौन कौन से दो स्टेप में ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन कौन होता है देखते हैं जरा सा, मिटा दें इसको।
बिल्कुल नोट्स बना के देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी छोड़िएगा मत। ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट थ्योरी है। अब इसके बाद कहीं आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला नहीं है ना। जो भी था एब्जॉर्प्शन एक न्यूमेरिकल था आइसोथर्म से रिलेटेड, बाकी सारा थ्योरेटिकली है, बाकी सब याद करने वाला है। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है, समझ गए हैं, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। चलो लिखेंगे हम लोग कौन कौन सा एक स्टेप होता है, देख लेते हैं उसको, है ना। स्टेप नंबर जो 1 होता है, देखिएगा, स्टेप 1 जो होता है इसको बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, E फॉर इंजाइम और S फॉर क्या, सबस्ट्रेट। जैसे ही और इंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो गया E फॉर इंजाइम प्लस S फॉर क्या, सबस्ट्रेट, और दोनों मिल करके जो बनता है क्या बनता है मेरे भाई, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। इस तरह से दिखा दीजिएगा। और यहां पर जो होता है ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। मतलब कि आप यहां से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ला सकते हैं। जब जुड़ गया और एट ए टाइम उसको हम टेम्परेचर दे करके, है ना, क्या कर सकते हैं, इंजाइम और सबस्ट्रेट को सेपरेट कर सकते हैं। तो इंजाइम E फॉर क्या है, इंजाइम है ना, S क्या है, सबस्ट्रेट है ना। हमने बोला था कि सबस्ट्रेट पर क्या करेगा, इंजाइम काम करेगा, रिवर्सिबल स्टेप। तो पहला स्टेप में क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और दूसरा स्टेप में लिख लीजिएगा, दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 2, डिकम्पोजिशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। यानी कि ES कॉम्प्लेक्स जो मेरा बना था उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ES जो होता है, ES जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर इसको तोड़ देंगे, है ना। तो E अलग हो जाएगा, इंजाइम अलग हो गया, और S जो सबस्ट्रेट होता है किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, इंजाइम जो होता है या कैटलिस्ट जो होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपनी क्वालिटी में, अपनी क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करता है। वो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, अल्टर कर देता है, घटा देता है, जो भी होता है ना। और फिर वो रिएक्शन से क्या होता है, अपना बाहर निकल जाता है। मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं था, यहाँ पर था दोनों, फिर साथ आया तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, है ना। अब इंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके अपने बाहर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से ES कॉम्प्लेक्स को हमने हीट के माध्यम से डिकम्पोज कर दिया और ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, थ्योरी लिख दिया था, ठीक ना। एनसीईआरटी में एक फिगर है ना। अब मेरे को बुक भी पता नहीं कहाँ रखा गया, मिल नहीं रहा है, ठीक ना। चलो मैं हाइपोथेटिकली बना देता हूँ, ठीक ना, देख लेना अपना बाद में मिला लेना, ठीक ना, नोट कीजिए इसको। चलो देखो, डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक ना। डायग्राम एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया से बना है, मैं ऐसे नॉर्मल बना देता हूं। स्टेप 1 के लिए मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका एंजाइम, ठीक ना, सॉरी सबस्ट्रेट हो गया, है ना। और यहां पर मैंने दिखा दिया आपको ये हो गया क्या, आपका एंजाइम हो गया, ठीक ना। दिस इज योर एंजाइम हो गया, है ना। और ये हो गया आपका
सबस्ट्रेट हो गया। अब देखो ये सबस्ट्रेट ये हमारा क्या है, ये हमारे जाकर इसमें क्या करेगा, फिट कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बनाओ। और चाबी इस तरीके से क्या हो गया, फिट हो गया। हाँ तो हो गया ना, बुक से बना लीजिएगा प्रोटीन है, ये हमारा एंजाइम है ना, ये हो गया अपना E+S कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो स्टेप सेकेंड देख लेता हूं, उड़ा दें। स्टेप सेकेंड देख लेना। स्टेप जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, देखो डिकम्पोजिशन था मेरा, ये अभी हम लोगों ने बनाया था इस तरीके से, ये मेरे ES कॉम्प्लेक्स था, है ना, ES कॉम्प्लेक्स था, और इसको हम लोगों ने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, ये टूट जाएगा। यहां से आपको क्या हो गया कि ये प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज कर गया, ये दोनों क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा। और प्लस क्या था, जैसा आपका की था बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, जो भी था ये आपका क्या था, एंजाइम था, ये बाहर निकल गया। तो ये था मैकेनिज्म, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा कौन दिया था, फिशर ने दिया था, ठीक ना। चलिए गाइस यहां तक आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन समाप्त हो गया, यहां तक आपका एंजाइम और कैटलिस्ट समाप्त हो गया, उनके द्वारा दिए गए जितने भी रिएक्शन थे वो सारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा, यानी कि जो मंडे को जो लेक्चर होगा, अब हम लोग को पढ़ना है क्लोराइड के बारे में, ठीक ना। तो वो लंबा टॉपिक है, जितना टाइम एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में लगा और कैटलिस्ट एंजाइम में लगा, वो दोनों टाइम मिला करके आपको किस में लग जाएगा, आपका एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। अब इसके आगे यहां तक जो क्वेश्चन था, मतलब कि ये ना कि चैप्टर जो है सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन सेक्शन के लिए यहां से ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देगा तो एंजाइम किन से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम पीएच का वैल्यू कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है किसी एंजाइम को अच्छा काम करने के लिए, है ना। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होता है, होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। और जितने भी मैंने बताया था हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल, होमोजेनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल, है ना, हैबर प्रोसेस है, जो भी ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो सब याद रखिएगा। कैटलिस्ट कार्डन कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, ये सब देखिएगा। और एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, जो नए बच्चे हैं, एक दो नए बच्चे जुड़े हैं, है ना, वो बच्चों को मैं बोल देना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे भी लोग इसको क्या कर ले, आसानी से कर ले। सरफेस केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, है ना, बस थ्योरी है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा तो सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोराइड, ठीक ना। तो टारगेट रहेगा क्लोराइड पढ़ना, है ना। क्लोराइड का डिफिनीशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में क्लोराइड में सस्पेंशन में अंतर क्या होता है, क्लोराइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, और क्लोराइड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मिलते हैं मंडे को हम लोग, ठीक है।